हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 जनवरी और आज आए हैं देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस या फिर कह लो निफ्टी का हैवी वेट के रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, सेगमेंट वाइज भी डिस्कस करेंगे और आखिरी में चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या रह सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में, और डिटेल में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या कैसे हैं रिजल्ट। तो ये है आपके सामने रिजल्ट, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ आप देख सकते हैं यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 19 में, और ये है इसी साल। तो हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेट इनकम यानी टोटल इनकम की, कंपनी की टोटल कमाई कितनी हुई सब कुछ मिला के, टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कमाई हुई थी 160, यानी सारे नंबर जितने हैं ये सीआर में हैं, सारे 160 है। और इस बार जो आए हैं 128, यानी कि हल्का सा एक डिप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टोटल इनकम में। जी हाँ, वही अगर हम क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर करें यानी कि सितंबर क्वार्टर के साथ इसी साल के, तो उससे आपको थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ोतरी, एक अच्छी खासी एक जंप दिख रही है। मतलब टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप हुई है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हल्का सा हमें डिप नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे जाके समझेंगे कहाँ पर ये टोटल इनकम बढ़ी है और कहाँ पे ये कम हुई है सेगमेंट वाइज में। पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं कि टोटल कमाई या फिर कितना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के खर्चे कितने हुए, क्योंकि खर्चे के बिना तो कोई चीज़ पूरा होता नहीं है। ये देखते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है वो आप आराम से यहाँ चीज़ें पढ़ सकती हैं। उसमें एक्साइज ड्यूटी भी हो गई, अदर एक्सपेंसेस भी हो गए, सब सब कुछ मिला के। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में तो कंपनी के खर्चे थे 21, क्या आप देख रहे हो 21, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और इस बार है 19, यानी कि एक हल्का सा यहाँ पे कंपनी ने सुधार आया है, एक अच्छा खासा सुधार आया है। वही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे वो थे 17, आप यहाँ पढ़ सकते हो 17, और इस बार है 19, यानी कि कंपनी ने खर्चे जो है अपने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, वो एक मेंटेन्ड है। वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात कर लो आप, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस में सिर्फ कमाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो नेट प्रॉफिट उस पर डिप करता है। तो अब अगला टॉपिक वही है कि कंपनी का खर्चे और टोटल इनकम के बाद शुद्ध मुनाफा कितना हुआ है, मतलब जेब में कंपनी कितना पैसा लेके आई है, या फिर ऐसे समझाऊं तो भैया गल्ले में कितना पैसा लेके आए वो बताओ। वो आपको यहाँ से समझ आएगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में था 11, देख से समझ रहे आप, 11, और इस बार है 14, यानी कि 14। एक अच्छा खासा जंप आपको यहाँ पे दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही इसी को कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में था 10 और इस बार है 14, यानी कि दोनों पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो इसको आप समझते हैं थोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिस हिसाब से हम लोग सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है कंपनी का, बढ़ता है या फिर घटता है, उसी हिसाब से ईपीएस भी कम और ज़्यादा होता है। तो सीधा चलते हैं ईपीएस पे। ईपीएस इस क्वार्टर में क्या रहा। पिछले साल ईपीएस था, आप यहाँ देख सकते हो 18 के आसपास, और पिछले क्वार्टर में 14, यानी पिछले साल से कम था। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन इसी 18 से 20 हुआ है, वो भी बढ़ा है। साथ ही में पिछले क्वार्टर से इस बार भी बढ़ा है, यानी कि दोनों पैरामीटर पे ईपीएस भी बढ़ा है। वो ईपीएस आप यहाँ आप आराम से देख सकते हैं साइड में। अभी बात कर रहे थे कंपनी के सेगमेंट वाइज की, किस सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं रिलायंस के बहुत सारे सब्सिडीज कंपनी है। सबसे पहले निकल के आता ऑयल एंड केमिकल्स, हम सभी जानते हैं ऑयल एंड गैस जो इनका ब्रेड एंड बटर का जो सबसे पुराना इनका बिजनेस है। वहीं रिटेल और डिजिटल सर्विस, इसमें निकल के आता आपका रिलायंस जियो, ये निकल के आता है, और उसके बाद रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस और अदर। तो रिलायंस बहुत सारे सेगमेंट में काम करता है। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले निकल के ऑयल एंड केमिकल, O2C। तो उसमें आप देख सकते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था 119, सारे नंबर सीआर में है, पहले ही बता रहा हूँ, आसान भाषा में समझा रहा हूँ इसलिए सिर्फ पहले के वर्ड ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पिछले था 119 और इस बार है 83, यानी कि इस सेगमेंट में थोड़ा सा डिप
आया है, जो आप यहाँ इजीली देख सकते हो। दूसरी बात करें ऑयल एंड गैस, जो इनका मेजर है वो पिछले था 873 और इस बार है 431, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है। ये डिप का रीज़न क्या हम सभी जानते हैं, कोविड रहा। जी हाँ, कोविड की वजह से बड़े बिजनेस धराशायी हो चुके हैं। तो रिलायंस भी क्या करता अकेले, आपको याद होगा जब मार्च में रिलायंस भी 15% डाउन हुआ था, जिस दिन क्रूड ऑयल सब 30% के आसपास फॉल हुआ था, तो उसके वजह से इनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम पे। तो यही वो नंबर्स इस टाइम आपको नज़र आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पे। बात करें रिटेल की, रिटेल में इनके पिछले साल था 45 और इस बार है 36, यानी कि रिटेल भी इसमें भी उससे कंपेयर करें तो कम है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे करें, पिछले क्वार्टर में 39 और इस बार है 36, तो वहाँ पर भी कम है, यानी रिटेल में कम है, ऑयल एंड गैस में कम है, आई और OTC में कम है, यानी ऑयल टू केमिकल में, तीनों में कम है। नेक्स्ट जो निकल के आता है आखिरी, जो इनका इंपॉर्टेंट डिजिटल सर्विसेज, जो इस टाइम रिलायंस के सब एक बहुत ही बड़ा बैकबोन हो चुका है इनके लिए, वो निकल के आता है पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले साल में था 17, आप यहाँ पढ़ सकते हो 17, और इस बार निकल गया 23, यानी कि बहुत अच्छा जंप है। सारे सेगमेंट्स में आपने देखा तो एक जियो जो इनका डिजिटल सर्विसेज है उसमें काफ़ी अच्छा जंप है। उसको क्वार्टरली से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में था 22 और इस बार है 23, यानी कि क्वार्टर या फिर ईयर दोनों बेसिस पे अच्छा जंप हुआ है। उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल सर्विस है आप उसमें भी देख सकते हो, वहाँ पर भी पिछले क्वार्टर में 355 और इस बार 6, एक यहाँ अच्छा किया कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा काम किया, और 6 क्वार्टर पर बेस करें 612, यानी कि फाइनेंशियल और जो डिजिटल दो सेक्टर इनके ऐसे हैं जिन्होंने ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा काम किया है, अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, बेहतर से बेहतरीन। लेकिन बाकी सेगमेंट में रिजल्ट मिले जुले ही हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको आप अच्छे नहीं कहोगे बाकी सेक्टर को। ओवरऑल रिजल्ट अच्छे हैं, बट हाँ, स्ट्रीट को जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ऊपर है, ये चीज़ आपको कहना पड़ेगा, उससे ऊपर। ओवरऑल कंपनी की कमाई ठीक ठाक अच्छी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 पॉइंट आप ये देखिए कि जो ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, यानी कि जो क्वार्टर चला गया है, रिलायंस जो रिटेल है किसकी सब्सिडरी, आप समझ सकते हो जो इसकी सब्सिडरी है, कंपनी हैज़ रेज्ड फंड, जो कंपनी ने फंड किया है कितना, इतना 39,765 करोड़ का, वो किसे, इक्विटी को अपने बेच के, किसको, किसी अपने इक्विटी बेच के एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ से कंपनी ने एक अच्छा पैसा उठाया है। दूसरा कंपनी ने फंड रेजिंग की है, आप देखिए दूसरे कहाँ से, जियो प्लेटफॉर्म पे एक आया था रिलायंस रिटेल पे, वहाँ से फंड हुई थी इतने CR की, और आप दूसरे हुई थे जियो पे, वो क्या हुई थी, जो उन्होंने गूगल को स्टेक बेचा था। आपको याद होगा कि गूगल का रिलायंस में जियो में स्टेक है, तो उससे इतनी इनकी 33,737 CR की यहाँ पे फंड इन्होंने इकट्ठा की थी। नंबर्स आपने देखे सेगमेंट वाइज भी एंड ओवरऑल भी देखे आपने, तो नंबर आपको कैसे लगे वो आप ज़रूर बताएं। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे क्या दिख रहा है उसके बेस में आखिरी में मुझे क्या लगता है वो भी डिस्कस करेंगे, और आपको क्या लगता है वो तो आप कमेंट में लिखोगे ही ज़रूर। यह है रिलायंस का 1 डे का कैंडल, आप देख सकते हैं इजीली आराम से। तो काफ़ी टाइम से रिलायंस को ट्रोल किया जा रहा था कि रिलायंस भाग नहीं रहा, सेक्टर भाग रहा है, इंडेक्स भाग रहा है या फिर मार्केट भाग रही है। लेकिन ये जो एक जो बॉक्स बन गया था, रिलायंस इस बॉक्स के ऊपर जा ही नहीं रहा था। 2020 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया था इसका, जिसको ब्रेक ही नहीं करा। परसों ही जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, उसके बाद रिलायंस बिल्कुल भागता गया। आज जब मार्केट करेक्ट हुआ तो रिलायंस भी करेक्ट हुआ 2% से, यानी 2.5% के आसपास करेक्ट हुआ, तो उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई रिजल्ट से पहले होता है कि हो सकता है रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो या फिर मार्केट में ऑलरेडी प्रेशर था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही, जिन लोगों ने इस लेवल पे ख़रीदा था वो लोग इस रैली को एंजॉय कर रहे थे। तो आज तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट से अगर बात करें, इस वक्त जो रिलायंस है अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 20, 50, 100,
या फिर 200 सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है आज के 2.5% के गिरने के बाद भी। पहला जो इसके सभी मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो तो वही रहेगा 1989 का। आप यहाँ देख सकते हो जो ये, अगर हम सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेस पे बात करें, ये वाला छोटे फ्रेम पे अगर इसके जो सपोर्ट था वो था 2065 के आसपास, जो इसने आज ब्रेक कर दिया है। आप यहाँ देखोगे तो उसने ब्रेक कर दिया है। आज जो स्टॉक के 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखें तो पूरा दिन बियरिश मोड पे ही रहा। जैसे ही ऊपर कुछ उछाल आया तो हमेशा जैसे मार्केट पे रहा पूरे दिन, सेल ऑन राइज की मार्केट हो रही थी, वैसे ही इसमें भी रहा। तो रिलायंस गिरेगा तो इंडेक्स को तो अपने साथ खींचेगा ही, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसमें अब जो मेन जो निकल के आ रहा है इसको जो सपोर्ट है वो यही है 1989 के आसपास। अगर आपको ये किसी भी डिप में यहाँ से मिलता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्प फॉल आता है या फिर मिलता है, तो उसको उठा लेना, क्योंकि इनके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। जियो है, इनका आर क्लस्टर का काम चल रहा है, जो गैस के रिगार्डिंग तो जो एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले से मैंने कवर भी किया था ऑलरेडी। इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आर क्लस्टर के ऊपर बार में ऊपर है जो 3 साल का, यानी 2020 तक 23 तक, अभी 2021 चला, 2023 तक का वो काम चलना है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, उससे भी इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचेगा रिलायंस को। तो इसलिए प्लान्स तो अच्छे हैं, प्लस कंपनी की दिग्गज कंपनी है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं मिला, 52 वीक हाई पे नहीं मिल रहा है जो कभी यहाँ हुआ करता था। आप ये देख रहे हो टॉप पे। अब आप खुद सोचिए, क्या ये शेयर वापस अपने इस टॉप पे नहीं जाएगा? क्या ये जो गैप है ये गैप फिल नहीं होगा? जी, अगर आप ये गैप, सिर्फ ये गैप भी फिल हो गया ना, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। और ये गैप क्या, रिलायंस जब 5G आएगा, क्या ये शेयर आपको यही मिलेगा? कि 3 पॉइंट तो मैंने अभी बता दिए। रिजल्ट अच्छा आया है, 5G आने वाला है, इनका आर क्लस्टर का काम चल रहा है, और चार्ट में भी भागा हुआ नहीं है। तो 4 पॉइंट ये हो गए। अब चलते हैं सीधा वैल्यूएशन पे, 5वां पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ना आपको अपना खुद का डिसीजन खुद ही बना सकते हो कि आपको ये शेयर पहले तो आपके पास होगा, और नहीं है तो लेना है या नहीं लेना, कौन से लेवल है वो आप सभी के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहला इसका जो सपोर्ट निकल आएगा 1989 के पास आएगा अकॉर्डिंग टू जो मूविंग एवरेज है। उसके बाद अगर आपको जिस भी डिप में मिल जाए, जिस भी 1900, 2000, 2020, जो इसका जो रेजिस्टेंस था पहले 2020 का, उसके आसपास भी मिलता है तो ले लेना, बस दबोच लेना। वैल्यूएशन की बात करें, आपके सामने है ईपीएस कंपनी का, आप देख सकते हो 44 का आसपास है। वहीं डिविडेंड यील्ड कंपनी के तो 1% तो है नहीं, जो कि मेरे पैरामीटर फिट होती है, बट रिलायंस के साथ कोई पंगा नहीं। इंडस्ट्री पी है 40 की, और ये आपको मिल रहा 46 पे। जी महंगा है, रिलायंस के हिसाब से ये रीजनेबल फेयरली वैल्यूड है। ये आपको 40 के नीचे यानी 30 तो तभी मिलेगा जब मार्च जैसा फॉल होगा। ये जी हाँ, यह तब वो फॉल होगा, तभी रिलायंस बहुत ज़्यादा गिरेगा। अदरवाइज ये अगर थोड़ा सा किसी भी गिरावट में, किसी भी डिप में मिलता है, जो बजट की वॉलेटिलिटी चल रही है इस टाइम मार्केट पे, उसमें किसी भी फॉल में मिलता है, तो आपको दोनों हाथों से इसको दबोच लेना है फॉर अ लॉन्गर टर्म। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। ये इस शेयर ने पहले भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। सो क्या करना है क्या नहीं करना वो आप ही बताइए। अब एक क्विक सवाल आपके लिए, क्या आपको इसके रिजल्ट अच्छे लगे? क्या लगता है आपको, मंडे गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन होगा? वो ज़रूर डिस्कस कीजिए। प्लस वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करे भी नहीं जाइए। जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है, इसका आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड बाकी हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे तो अपनी जो वीडियोस हैं वो लाते ही रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए। इसके बाद हम मार्केट टुडे और एक बेहतर से बेहतरीन शेयर आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं, तो उस पर भी आपकी नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी भी डिस्क्रिप्शन में एक ऑफर आया है एलिस ब्लू की तरफ से, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। जी हाँ, 31 इस महीने की जनवरी तक है अकाउंट। अगर आपके पास नहीं डीमैट तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए। और बाकी प्रोसेस क्या है वो सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का भी उसमें सब कुछ लिखा है। तो फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है 31 तक का। आईपीओ का सीजन चल रहा है, इस सीजन का फ़ायदा उठा लो। जितने अपने फैमिली मेम्बर के नाम से एक अकाउंट तो खुलवा ही लो, ताकि हर अकाउंट से आप एक लॉट के लिए अप्लाई भी करोगे ना, तो कम से कम आपकी प्रोबेबिलिटी एक अलॉटमेंट मिलने की तो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।